12 साल का माधव स्कूल से आता है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें अभी खाना लगाती हूँ। तो माधव अपनी माँ से बोलता है, नहीं नहीं माँ, मुझे अभी खाना खाने का भी वक्त नहीं है। ये साल खत्म होने के पहले पहले ही मुझे सारा कर्जा चुकाना है, वरना हमें ज्यादा ब्याज देकर पैसा चुकाना होगा। पर बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तुम्हारे पास है क्या? माँ, मेरे पास पैसे तो है, लेकिन अभी मैं तुम्हें ये दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे सामान बेचने के लिए एक ठेला खरीदना है और उसी के लिए मैंने कई दिनों से ये पैसे बचा के रखे थे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। माधव के पिताजी नहीं थे, इसीलिए उसकी माँ ने उसकी बड़ी बहन की शादी के लिए ढेर सारा कर्जा लिया था। पर उस अकेली के कमाई से वो कर्जा उससे कई सालों से चुकता नहीं हो पा रहा था। इसीलिए माधव को कम उम्र में ही स्कूल के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। माधव को अब समझ में आ रहा था कि माँ की अब उम्र हो रही है, इसी वजह से माँ से अब कुछ ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो सीजन के हिसाब से जरूरत की चीजें बाजार में बेच कर आता था। इस बार माधव ने उसके पास के सारे पैसे का माल खरीदा था और एक नया ठेला भी खरीदा था। उसे लगा क्रिसमस का त्योहार है, ज्यादा माल बेच के ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। फिर माधव नया ठेला लेकर बाजार जाता है। उसके ठेले पर क्रिसमस की सेंटा क्लॉज की टोपियां होती है और साथ में कुछ डेकोरेशन का सामान भी होता है। फिर वो उसे बेचने के लिए अपना ठेला एक दुकान के सामने लगाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे बोलता है, ए लड़के, तेरा ठेला जल्दी से आगे ले चल। माधव उसे बोलता है, क्यों क्यों मैं मेरा ठेला आगे लूं? अबे दिखाई नहीं दे रहा? तेरे ठेले के एकदम पीछे मेरी दुकान है। ग्राहकों को मेरी दुकान तभी दिखेगी जब तू तेरा ठेला यहाँ से हटाएगा। पर मैं तो सड़क पर बेच रहा हूँ, और सड़क आपकी थोड़ी ना है, सड़क तो सरकार की है। फिर दुकान मालिक बोलता है, अरे हाँ भाई, सड़क सरकार की है, पर तू मेरे दुकान के सामने अभी तेरा ठेला मत लगा, समझा क्या? चल किसी दूसरे की दुकान के सामने जाकर लगा। चल निकल अभी धंधे के टाइम मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू एक छोटा बच्चा है, समझा? चल निकल अभी। फिर दुकानदार वापस अपने दुकान में जाते जाते मन ही मन बोलता है, अगर लोग तुझसे टोपियाँ खरीदेंगे तो मेरे दुकान से क्या लेंगे? हाँ, ये ठेले वाले सस्ते में माल बेचते हैं, फिर हम दुकानदारों से कौन लेगा? दुकान का किराया, मेंटेनेंस, इसका पैसा कहाँ से निकालूं? इसलिए हमें सस्ते में देने को नहीं पुरता ना, कुछ करना पड़ेगा इन ठेले वालों का। आ जाते हैं कहाँ से मुंह उठा के। फिर माधव वहाँ से मायूस होकर अपना ठेला लेकर थोड़ा आगे जाता है, तो वहाँ पर भी एक दुकानदार आता है और उसे गालियाँ देता है, ए छोकरे, चल हटा तेरा ठेला मेरी दुकान के सामने से, धंधे का टाइम खोटी मत कर, चल निकल। माधव को समझ नहीं आता कोई दुकानदार मुझे अपना ठेला ईमानदारी से क्यों नहीं लगाने दे रहा है। माधव सोचता है, मुझे तो अपना ठेला वही लगाना पड़ेगा जहाँ बाजार में ज्यादा लोग होंगे, जहाँ लोग नहीं वहाँ मेरा माल कौन खरीदेगा। फिर वो सोच में पड़ जाता है, अगर आज मेरा माल नहीं बिका तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और कल ये क्रिसमस का त्योहार भी खत्म हो रहा है। फिर कल मेरी ये टोपियाँ कौन खरीदेगा? कुछ भी हो जाए, मुझे आज ये माल बेचना ही होगा। ऐसा कहकर वो अपना माल बेचने की कोशिश करता है और लोगों को आकर्षित करने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता है, खिलौने ले लो, सेंटा क्लॉज की टोपियां ले लो, गिफ्ट ले लो। तभी कुछ बच्चे जो कि माधव के ही स्कूल के होते हैं, वो अपने माता पिता के साथ सामने से आते हुए माधव को दिखते हैं, तो उसे अपने दोस्तों के सामने चिल्लाकर बेचने में शर्म आने लगती है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को ये नहीं बताया था कि स्कूल खत्म होते ही वो पैसे कमाने के लिए बाजार में कुछ बेचने का काम करता है। वैसे तो काम करने में कोई बुराई नहीं होती, पर कितना भी करो, माधव है तो एक बच्चा ही ना, उसे ये बात समझ में नहीं आती। फिर दोस्तों की नज़र उसके ऊपर पड़ने से पहले ही वो ठेला अपने आप से दूर कर देता है, ताकि उसके दोस्तों को लगे कि ठेला माधव का है ही नहीं। फिर उसके दोस्त थोड़े से नजदीक आते हैं, तो माधव उन्हें थोड़ा सा नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, ताकि उसके दोस्त आगे निकल जाए और वो अपना ठेला लेकर चला जाए।
पर तभी उसमें से एक दोस्त उसे आवाज देता है, अरे माधव, तुम यहाँ कैसे? तो माधव हिचकिचाते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं। उसका दोस्त बोलता है, तो कुछ लेने आए हैं क्या बाजार में? तो माधव शर्माते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया था, मैं तो बस घूमने आया था बाजार में। ऐसा बोलते हुए उसकी एक नज़र उसके ठेले पर भी होती है। जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तभी कुछ लोग उसके ठेले को उठाकर ले जा रहे होते हैं। तो माधव परेशान हो जाता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि अभी दोस्तों से बात करते हुए ठेले के पास पहुंचूं या फिर यहीं पे खड़ा रहूं। तभी उसके दोस्त बोलते हैं, ठीक है माधव, अभी हम निकलते हैं। तो माधव जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम निकलो। और जैसे ही माधव के दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं तो वो जल्दी से अपने ठेले की ओर भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे मेरा ठेला, अरे मेरा ठेला, अरे मेरा सामान कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, रुक जाओ। फिर भी वो लोग रुकते नहीं और वो ठेले के पीछे दौड़ते हुए बोलता है, अरे तुमने मेरा ठेला क्यों उठा के गाड़ी में डाला है? वो लोग म्युनिसिपालिटी के अतिक्रमण विभाग से थे और उन लोगों ने माधव का ठेला इसलिए उठाया था कि रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक ना हो। फिर माधव बीच सड़क में ही जोर जोर से रोने लगता है, मेरा नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरा ठेला, मेरा सामान। फिर उसे पता चलता है कि अतिक्रमण वालों को फोन करके बुलाने वाले कोई और लोग नहीं, वही लोग हैं जिनके दुकान के सामने माधव ने अपना ठेला लगाया था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई ठेले वाला उनके ग्राहक छीन ले। बेचारा माधव तो अभी बच्चा था, माधव को धंधे की राजनीति अभी कहाँ समझ आती थी। वो बेचारा तो काम करके पैसे कमाकर अपने माँ की मदद करने की कोशिश कर रहा था। सारा कर्जा चुकाकर नए साल की अच्छी शुरुआत करना चाहता था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। बेचारा मायूस होकर खाली हाथ अपने घर लौट जाता है और हर साल की तरह ये साल भी मायूसी और गरीबी के साथ उसका स्वागत करता है। विजू के पिता के शराब पीने के आदत की वजह से उसके परिवार को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। विजू का पिता कुछ काम नहीं करता और दिन भर शराब पीते बैठता और इसी वजह से वो घर में कुछ लाकर भी नहीं देता था और ऊपर से अपनी पत्नी और बेटे को परेशान करता रहता था। इसी वजह से विजू की माँ को घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। इसीलिए उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती और अपने घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका शराबी पिता उससे वो पैसे भी छीन लेता। ए चल, तेरे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दे, मुझे शराब पीनी है। अरे ये कैसे इंसान हो तुम? एक तो तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है और ऊपर से जो कुछ मैं कमाती हूँ वो भी तुम हमसे छीन लेते हो। बेटे की पढ़ाई रुक गई है। मेरा बेटा इतना पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। विजू पढ़ाई में बहुत होशियार था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत मन था। दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देख वो अपनी माँ से बोलता, माँ मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ माँ। बेटे मैं भी चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन तेरे पिता की वजह से तेरे पढ़ाई लिखाई पर पानी फिर गया और तुझसे तेरा बचपन छीन लिया गया। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे पढ़ा नहीं सकती। मेरे अकेले के काम से सिर्फ घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। अपने मजबूर माँ की परेशानी विजू से देखी नहीं जाती। घर की तंगी और माँ की परेशानी देखकर आखिरकार विजू ने पढ़ाई लिखाई करने का ख्वाब अपने मन से निकाल दिया और उसने ठान लिया कि अब वो भी कुछ काम धंधा करेगा और अपनी माँ की मदद करेगा। फिर वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मैं भी कुछ काम करके पैसे कमाऊंगा। उस पर उसकी माँ कहती है, बेटे अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन हैं, तू क्या काम करेगा बेटा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विजू का जन्मदिन आया। अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर विजू के माँ ने उसके मनपसंद पानी पूरी उसे बनाकर खिलाने की सोची और जैसे तैसे
विजू की माँ ने कुछ पैसे जोड़कर घर पर ही अपने बेटे की मनपसंद पानी पूरी बनाई। विजू ने जब अपने घर में पानी पूरी देखी तो वो खुशी से झूम उठा। अरे वाह, माँ अपने अपने हाथों से मेरे लिए पानी पूरी बनाई है। हाँ बेटा, आज तेरे जन्मदिन पर मैंने अपने हाथों से तेरे मनपसंद पानी पूरी बनाई है। ले खा, देख कैसी बनी है। हाँ माँ, अभी खाता हूँ। वाह माँ, तेरे हाथों में तो जादू है माँ। इतनी टेस्टी और इतनी बढ़िया पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अपने बेटे की खुशी देखकर विजू की माँ भी बहुत खुश हो गई। माँ के हाथ की बनी पानी पूरी खाकर विजू सोच में पड़ गया। माँ तो इतनी टेस्टी पानी पूरी बनाती है, अगर हम पानी पूरी बनाकर बेचेंगे तो हम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर वो अपनी माँ से जाकर बोलता है, माँ माँ इधर आओ माँ, तुम तो इतनी बढ़िया पानी पूरी बनाती हो। तुम हर रोज़ मुझे पानी पूरी बना कर दो और हर रोज़ मैं ठेले पर उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। पर बेटा, तू ये कैसे करेगा? अभी तो तू इतना छोटा है। क्या फ़ायदा मेरा अगर मैं आपकी मदद ना कर सकूं? गांव में खाने पीने की वस्तुएं बहुत चलती है, हम भी कुछ करके देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा विचार है, हम आज से ही तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, मैं कल से ही पानी पूरी बेचना शुरू करूँगा। फिर वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मोमोज बेचने वाला भी होता है। फिर वो उसी के बाजू में अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है। उस दिन से हर रोज़ विजू के माँ पानी पूरी बनाती और विजू उसे बाजार में जाकर बेचता। वो बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था। ऊपर से दाम भी इतना कम था कि हर कोई गरीब भी उसे खा सकता। सिर्फ 10 रुपए प्लेट के हिसाब से वो पानी पूरी बेचने लगा। पानी पूरी के खुशबू से ही लोग दौड़े चले आने लगे और उसकी पानी पूरी खाकर वे उसकी बहुत तारीफ करते। अरे वाह विजू, क्या पानी पूरी है यार, आज तो मजा ही आ गया। वाह, और मुझे और एक प्लेट देना। वाह, तेरा तीखा पानी तो बहुत बढ़िया है। पानी पूरी खाकर तो मजे ही आ गए। कोई गरीब भिखारी मजबूरी के कारण पानी पूरी खरीद नहीं सकता तो विजू उसे मुफ्त में ही पानी पूरी दे देता था, क्योंकि वो उसकी मजबूरी समझ सकता था। दिन ब दिन उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और वो अच्छा मुनाफा कमाने लगा। इस तरह से देखते ही देखते उसके दिन बदलने लगे। विजू अच्छे खासे पैसे कमाकर घर का गुजारा करने लगा और उनकी परिस्थिति में सुधार आने लगा। ये सब देखकर विजू की माँ बहुत खुश होती गई। विजू की पानी पूरी बिकती जा रही थी और लोग उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। ये सब बाजू के ठेले पर मोमोज बेचने वाला गंगू देख रहा था और मन ही मन वो विजू से जल रहा था, क्योंकि विजू की पानी पूरी की वजह से मोमोज वाले की मोमोज पर सिर्फ मक्खियाँ ही बैठ रही थी। फिर वो खुद ही लोगों को चिल्लाकर बुलाने लगा, अरे गाँव वालों, आओ आओ, देखो कितने स्वादिष्ट मोमोज बने हैं, गर्मा गर्म मोमोज। लेकिन कोई भी उसके मोमोज खाने नहीं जा रहा था और इस वजह से वो परेशान हो गया। जब से विजू के बच्चे ने पानी पूरी का ठेला लगाया है, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। कुछ करना पड़ेगा इस चूजे का। लेकिन विजू की सफलता देखकर उसके शराबी पिता की नीयत फिर गई। फिर वो विजू के ठेले पर जाकर उससे शराब पीने के पैसे मांगने लगा। ए चल, आज तेरी जितनी भी कमाई है मुझे दे दे। विजू पैसे देने को मना कर देता है तो उसका पिता उस पर चिल्लाता है, अपने बाप को मना करता है, रुक अभी तुझे बताता हूँ। ये सब देखकर विजू की माँ गुस्से में दौड़ते हुए वहाँ पर आती है और उसके पिता से बोलती है, आज तक तुमने मेरे बेटे के लिए किया ही क्या है और आज उसे किस हक से पैसे मांग रहे हो? एक तो तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बचपन में ही काम करने लगा, जहाँ उसके खेलने कूदने के दिन है उसे काम करना पड़ रहा है और ऊपर से शर्म आनी चाहिए तुम्हें पैसे मांगते हुए। एक तो तुमने हमें कभी फूटी कौड़ी भी नहीं दी और अब किस हक से पैसे मांग रहे हो? किस तरह के बाप हो तुम? अपने बेटे को शाबाशी देने की बजाय उसे यहाँ पे आकर परेशान कर रहे हो और हुलिया देखा है अपना, दिन भर शराब की नशे में पड़े रहते हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के ग्राहक भाग जाएंगे। आइंदा से ठेले पर मत आया करो।
चलो जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर उसका पिता गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी को मारने के लिए जाता है। मेरे से जुबान लड़ाती है, मुझे पैसे के लिए मना करती है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये सब देखकर विजू दौड़ते हुए आता है। रुक जाओ पिताजी, मैं सब कुछ सहन सकता हूँ, लेकिन माँ को हाथ लगाया तो ये मैं सहन नहीं करूँगा। अब निकल जाओ यहाँ से। बाबू इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना आइंदा यहाँ दिखाई मत देना। विजू की बात सुनकर उसका पिता गुस्से में बोलता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो गुस्से से निकल जाता है। ये सारी बात बाजू के मोमोज के ठेले वाला गंगू देख रहा था। फिर वो कुछ सोच रहा था और मन ही मन बोलने लगा, अब मैं समझ गया किस विजू के बच्चे का धंधा कैसे चौपट करना है। यदि मैं इस विजू पानीपुरी वाले की दुकान बंद करवा दूं, तभी ही मेरे मोमोज की दुकान चलेगी। उसने शराबी पिता को अपने पास बुलाया। सुनो भाई, इधर आओ। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें हर रोज शराब के लिए पैसे दूंगा और इस तरह से तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अगर मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, सोच लो। ये सुनकर उसके शराबी पिता में लालच आ जाता है और वो तुरंत उसे हाँ बोलता है। क्या करना है बोलो, मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा और वो दवाई की बोतल तुम्हें उसके पानीपुरी में मिलानी होगी। हमारा काम हो जाएगा। फिर वो वैसा ही करता है। दूसरे ही दिन सुबह उसकी माँ जब पानीपुरी बनाती है, तब चुपके से रसोई में जाकर वो दवाई पानी में मिला देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो पानीपुरी लेकर विजू बाजार चला जाता है और हर रोज की तरह पानीपुरी बेचता है। पानीपुरी खाते ही कुछ देर बाद लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और उन्हें उल्टियाँ शुरू हो जाती है। तब सब लोग परेशान हो जाते हैं। ये सब देखकर विजू परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ग्राहकों के साथ क्या हो रहा है। ये सब देखकर बाजू में खड़ा गंगू मोमोज वाला मन ही मन खुश हो रहा होता है। मुझसे कंपटीशन करोगे, अब देखो क्या होता है। तब सभी लोग परेशान होकर विजू के पानीपुरी के ठेले के पास जमा हो जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं कि पानीपुरी खाकर लोगों की तबीयत कैसे बिगड़ रही है। तभी उसका शराबी पिता वहाँ आता है और वो दवाई की बोतल उन्हें दिखाता है और सारा इल्जाम वो विजू पर डाल देता है। ये देखो, ये विजू आप लोगों को मारना चाहता है ये दवाई खिलाकर। ये देखो ये दवाई की बोतल। और झूठ बोलता है कि विजू ने ये दवाई पानीपुरी में मिलाकर लोगों की तबीयत बिगाड़ने की कोशिश की है। ये सुनकर गांव वाले विजू पर भड़क जाते हैं और वो विजू को पानीपुरी का ठेला बंद करवा देते हैं। ये सब देखकर विजू की माँ और विजू बहुत रोने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हमने तो इतनी ईमानदारी से अपना काम किया है और ये हमारे साथ क्या हो गया। और उन्हें ऐसी हालत में देखकर विजू का शराबी पिता बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना बदला ले लिया। दोस्तों, इंसान कामयाब होने के लिए दुनिया से तो लड़ लेगा, लेकिन अपनों से कैसे लड़ेगा? इंसान अक्सर अपनों से ही तो हार जाता है। अपने वो होते हैं जो मुसीबत में गैरों का साथ कभी नहीं देते। गोपाल एक सब्जी वाला है जो सब्जियां बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा करता है। लॉकडाउन के बाद हर चीज के दाम आसमान छू रहे थे। रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली हर एक चीज बहुत महंगी हो गई है। इस महंगाई के जमाने में जहाँ गैस से लेकर टमाटर के भाव भी आसमान छू रहे हैं, इस महंगाई के दौर में भी वो कड़ी मेहनत करके अपना घर चला रहा है। लॉकडाउन के दौर में काम न मिलने के कारण गोपाल पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसका कर्जा उतर ही नहीं रहा था। फिर भी गोपाल हर रोज सब्जी का ठेला लगाता था और घर घर जाकर सब्जियां बेचकर अपना घर चला रहा था। गोपाल बहुत मेहनती था। उसका घर किराया 4000 रुपए, बच्चों की पढ़ाई और घर में लगने वाली खाने पीने की चीजें
ये सब खर्चे उठाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। महंगाई ने तो जैसे उसकी कमर ही तोड़ दी थी। एक दिन गोपाल का बेटा माधव उसके पास आता है और उसे बोलता है, पिताजी, आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि आज मेरे पास किताबें नहीं थी। गोपाल बोलता है, बेटा, कुछ दिन अपने दोस्तों की किताबें लेकर पढ़ाई कर लेना। उस पर गोपाल का बेटा माधव बोलता है, पिताजी, ऐसे कितने दिन मैं अपने दोस्तों की किताबें लेकर पढ़ाई करूंगा? इससे अच्छा तो ये है कि कल से मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। जब मेरे पास मेरी खुद की किताबें होंगी तभी मैं स्कूल जाऊंगा, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पिताजी। फिर दूसरे ही दिन गोपाल सुबह 4 बजे उठकर अपना ठेला लेकर सब्जी मंडी की ओर निकल रहा होता है। तभी उसका बेटा माधव उठ जाता है और वो बोलता है, पिताजी, मैं भी आऊंगा आपके साथ। उस पर गोपाल बोलता है, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए और इतनी सुबह तुम क्या करोगे सब्जी मंडी आकर? चलो चुपचाप सो जाओ। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी आपकी मदद करूंगा और जो सब्जियां मैंने बेची है उस पैसों से मैं अपनी किताबें खरीदूंगा, क्योंकि स्कूल तो मैं वैसे भी नहीं जाने वाला। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, पर मेरा काम सब्जी बेचने का है, मालूम है ना तो मैं किसी सरकारी दफ्तर में बड़ा ऑफिसर हूँ जो मुझे हर रोज ढेर सारा पैसा मिलेगा। अरे बेटा, अपना हाथ पे का धंधा है, कभी धूप तो कभी छाव। सब्जी बिक जाए तो पैसे आते हैं, नहीं तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। और पता नहीं आज सब्जियों का भाव क्या चल रहा है, और मेरे पास तो 1000 रुपया ही है। पता नहीं आज मैं सब्जी ले पाऊंगा भी या नहीं, ये तो अब मंडी जाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में तू मेरे साथ आकर क्या करेगा? ये सब सुनने के बाद भी उसका बेटा उसके साथ जाने की जिद करता है। नहीं नहीं पिताजी, मुझे तो आपके साथ आना ही है। फिर गोपाल अपने बेटे की जिद के कारण उसे सब्जी मंडी लेकर चला जाता है। सब्जी मंडी में जाते ही सारे सब्जी वाले और सब्जी व्यापारी अपने सब्जियों की बोली लगाते हैं। सारी सब्जियां बहुत महंगी होती है और ऐसे में गोपाल के पास तो 1000 रुपया ही होता है। ऐसे में बेचारा कौन सी सब्जी ले और कौन सी नहीं, ये तय ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसने सोचा केवल हरी सब्जी ही ले लूं, लेकिन फिर उसे लगा अगर ये नहीं बिकी तो उसे भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो टमाटर खरीदने की सोचता है, क्योंकि उसे लगता है अगर आज नहीं बिके तो कल फिर से आराम से उसे बेचने के लिए आ सकता हो। फिर वो टमाटर खरीदने के लिए जाता है। तब उसे पता चलता है अगर टमाटर खरीदने हैं तो कम से कम 3000 रुपए तो जरूर लगेंगे, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे थे। फिर वो कुछ खरीद नहीं पाता और निराश होकर मंडी से निकलता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। तभी गोपाल को एक आदमी मिलता है और वो उसे बोलता है, भाई साहब, आप अपना ठेला वापस क्यों ले जा रहे हो? तो गोपाल उसे बोलता है, क्या करूं साहब, सब कुछ तो महंगा है। क्या महंगा है? सब कुछ महंगा है साहब। अरे तो टमाटर खरीद लेते। टमाटर बहुत महंगे हैं साहब, मैं नहीं खरीद सकता। अच्छा, तो फिर तुम खाली हाथ वापस जाओगे? हाँ साहब, खाली हाथ ही वापस जाऊंगा। चलो, टमाटर तो महंगे हैं, लेकिन दूसरी सब्जियां भी तो खरीद सकते थे तुम। साहब, आज कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। इतना बोलकर गोपाल कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है और उसके आंखों में पानी होता है। शायद उस पल उसे अपनी बेबसी और लाचारी महसूस हो रही थी और वो मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं अपने बच्चों को सारी किताबें कहाँ से ला कर दूं और अपने घर का गुजारा कैसे करूं। उसकी भावनाएं उसके आंखों से छलक रही थी और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। गोपाल अपनी मजबूरी अपने बच्चे के सामने नहीं दिखाना चाहता था,
वो अपने बच्चे के सामने रोना नहीं चाहता था। फिर वो दूसरी तरफ देख के अपने आप को संवार लेता है और वो अपना दर्द किसी के भी सामने दिखाना नहीं चाहता था। पर इस बार वो गरीब सब्जी वाला महंगाई और अपनी गरीबी के कारण टूट गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई। उसके आंखों में एक सच्चाई थी। फिर गोपाल अपने बेटे को वही ठेले पर बिठाकर अपने घर चला गया। उस आदमी ने गोपाल की सारी बातें सुनकर उसका एक वीडियो बना दिया और वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक न्यूज एंकर था जो वहाँ पर सब्जी मंडी की जानकारी लेने के लिए आया था। फिर गोपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। फिर हर गरीब का दर्द लोग महसूस करने लगे, क्योंकि उसके आंसुओं में सच्चाई थी और देश के संवेदनशील लोगों की सहानुभूति उसके साथ थी। ढेर सारे लोग उस वीडियो के कमेंट में लिख रहे थे कि हमें गोपाल की मदद करनी है, हमें उस सब्जी वाले की मदद करनी है। लोग उसे आर्थिक मदद करने के लिए तैयार थे। उस न्यूज एंकर को ये अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा कि सब लोग उस गोपाल सब्जी वाले का पता उनसे पूछेंगे। इसीलिए वो न्यूज एंकर उसे ढूंढते ढूंढते फिर से सब्जी मंडी पहुंच गया और उसे सब तरफ ढूंढने लगा, लेकिन गोपाल उसे कहीं भी नहीं मिला। इधर गोपाल को पता चल जाता है कि सब्जी मंडी में कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो घबरा जाता है। उस बेचारे को लगता है कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, और इसी डर के कारण वो सब्जी मंडी जाता ही नहीं। फिर उसके साथ के लोग उसे बोलते हैं, अरे भैया गोपाल, तूने ये क्या कर डाला जो सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर तो गोपाल और भी डर गया। बेचारा गोपाल मन ही मन सोच रहा होता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। एक पल के लिए गोपाल को ऐसा लगा, जिस दिन वो अपने बच्चे को सब्जी मंडी लेकर गया था, कहीं उसे काम करवाने के जुर्म में मुझे सजा तो नहीं मिल रही। बेचारा इस बात से अनजान था कि लोग उसे उसकी मदद करने के लिए ढूंढ रहे थे। फिर वो न्यूज एंकर जैसे तैसे गोपाल को ढूंढ निकालता है और फिर वो गोपाल को उस वायरल वीडियो के बारे में बताता है और उसे मदद करने की बात करता है। वो उसे बताता है कि अब तुम पूरी दुनिया पे छा चुके हो, लोग हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और यही नहीं, एक बहुत बड़े नेता ने तुम्हें अपने साथ खाना खाने का न्योता दिया है। ये सब गोपाल के लिए एक सपने से कम नहीं था। गोपाल की किस्मत अचानक से खुल गई और उसकी सारी परेशानियां एक पल में खत्म हो गई। ऐसे नसीब हर किसी के नहीं होते। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन लोगों का दर्द हम तक पहुंचने के लिए वीडियो का वायरल होना भी उतना ही जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, ताकि हमारी वीडियो भेजते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिले।